नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन न्यूज टॉप 9। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के पास हुए धमाके के राज से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। नए सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध हमलावरों के निशान मिले। वहीं अब इजरायल की जांच एजेंसी भी धमाके की जांच के लिए भारत आने वाली। धमाके वाली जगह से मिले खत से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में हुए धमाके से जुड़ी नई खबरें देखते हैं टॉप 9। छोटा धमाका, बड़ी साजिश। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के पास हुए धमाके को लेकर पुलिस सूत्रों ने नया खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक धमाके वाली जगह के नजदीक मिले सीसीटीवी फुटेज में एक कैब दिखाई दी है। इस कैब में 2 संदिग्ध उतरे और दोनों ही ब्लास्ट वाली जगह की तरफ जाते दिखे। स्पेशल सेल संदिग्धों के हुलिया का खाका तैयार कर रही है। दिल्ली पुलिस को धमाके वाली जगह के पास एक खत मिला है। सूत्रों के मुताबिक इस लेटर में इजरायल के राजदूत को संबोधित किया गया है। पत्र में कहा गया है कि यह धमाका सिर्फ एक ट्रेलर था। इस खत में 2012 में 2 ईरानियों की हत्या का जिक्र है, जिसमें ईरान के एक शक्तिशाली जनरल और परमाणु वैज्ञानिक शामिल थे। शुरुआती जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। फॉरेंसिक टीम को धमाके वाली जगह पर अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल के निशान मिले हैं। मौके पर एक पिंक कलर का दुपट्टा मिला है, जो कि आधा जला हुआ है। पुलिस ब्लास्ट के पिंक दुपट्टे का कनेक्शन तलाश रही है। पुलिस को मौके से एक सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसमें सन 1970 का टाइम आ रहा है। इसमें लाइव फुटेज चल रही है, लेकिन पीछे की फुटेज को रिट्रीव करने में जांच एजेंसी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके वाली जगह पर एक बार फिर से पुलिस और जांच टीम पहुंची। सुबह पहुंची टीम ने घटनास्थल से और भी सबूत इकट्ठा किए। देर रात भी पूरे इलाके में कड़ा पहरा रहा। इस दौरान किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। शुरुआती जांच में ये साफ हो चुका है कि कम इंटेंसिटी के ब्लास्ट के पीछे मकसद ये मैसेज देना था कि इससे बड़ा धमाका भी किया जा सकता है। इस धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ये ब्लास्ट किसी बड़ी साजिश का ट्रायल हो सकता है। इजरायली एम्बेसी के बाहर हुए धमाके के मास्टरमाइंड की तलाश तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां कई जगह पर पड़ताल कर रही है। दिल्ली पुलिस ऐसे जगहों पर छापेमारी कर रही है जहां संदिग्ध छिपे हो सकते हैं। ब्लास्ट वाली जगह से मिले खत को देखते हुए ईरान पर हमले का शक जताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को ब्लास्ट वाली जगह से कोल्ड ड्रिंक केन और बॉल बेयरिंग मिले हैं। माना जा रहा है कि एक्सप्लोसिव और बॉल बेयरिंग्स इसी केन में भरकर रखे गए थे। ये इस तरह से रखा गया था जिससे ज्यादा असर रोड की तरफ पड़े। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद हरिद्वार में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार के एसएसपी के मुताबिक पूरे इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। वहीं वाहनों की कड़ाई से जांच की जा रही है। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के आयोजन को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी पहले से ही अलर्ट पर है। और धमाके के बाद इजरायल के पीएम ने क्या कहा, किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, दिल्ली में हुए धमाके के बाद किस देश में अलर्ट जारी किया गया, धमाके की साजिश से जुड़ी बाकी खबरें अब देख लेते हैं टॉप 9। ब्लास्ट के पीछे कौन? दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक आपात बैठक बुलाई। बैठक में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने धमाके को लेकर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इजरायली एम्बेसी के पास हुए धमाके को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए, एक्सप्लोजिव एक्ट और आईपीसी की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक बम को मिट्टी के नीचे थोड़ा दबा कर रखा गया था और उसके ऊपर एक प्लाईवुड का टुकड़ा रखा हुआ था। इजरायली दूतावास के पास हुए आईडी विस्फोट के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से बात की और कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। विदेश मंत्री ने उन्हें दूतावास और राजनयिकों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है। एनएसए अजीत डोभाल ने भी इजरायल के अपने समकक्ष से बात कर पूरे घटनाक्रम को लेकर इजरायल को जानकारी दी है। इजरायली दूतावास के पास हुए आईडी ब्लास्ट के बाद भारत में इजरायल के राजदूत रॉन मल्का ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत इजरायल के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत की 29वीं एनिवर्सरी के मौके पर हुए धमाके को इजरायल आतंकी घटना की तरह देखता है। दिल्ली में इजरायल दूतावास के बाहर हुए धमाके और पेरिस में इजरायल दूतावास के बाहर संदिग्ध सामान मिलने के बाद पूरी दुनिया में इजरायल के दूतावासों को सील कर दिया गया है। इजरायल ने अपने नागरिकों को भी सावधान रहने को कहा है। धमाके के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रति पूरा भरोसा जताया। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें भारत सरकार पर पूरा भरोसा है। वो दिल्ली में रहने वाले इजरायली नागरिकों की सुरक्षा करेंगे। इसके लिए भारतीय एजेंसियां पूरी तरह सक्षम हैं।
दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। धमाके की जगह पर गड्ढा हुआ है, वहां से बॉल बारिंग और आईईडी बरामद हुआ है। उनके मुताबिक हादसे की जगह से एक खाली लिफाफा भी मिला है, जो एकदम कोरा है। इसके फिंगरप्रिंट ट्रेस किए जाएंगे। दिल्ली में हुए धमाके के बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी इजरायली दूतावास के बाहर संदिग्ध चीज बरामद हुई है। पेरिस में संदिग्ध वस्तु के मिलने के बाद फ्रांस ने आवश्यक यात्राओं को छोड़कर गैर ईयू देशों की सीमाओं को बंद कर दिया है। दिल्ली में हुए धमाके को लेकर इजरायल के पत्रकार ने बड़ा दावा किया है। इजरायली पत्रकार के मुताबिक धमाके के पीछे ईरान का हाथ है। इजरायली पत्रकार ने ईरानियन कुड्स फोर्स पर धमाके का आरोप लगाया है। इस बीच इजरायल की जांच एजेंसी धमाके की पड़ताल के लिए दिल्ली आएगी। और सद्भावना दिवस पर किसानों की भूख हड़ताल के क्या मायने? सिंघू बॉर्डर झड़प पर पुलिस एक्शन कितनी तेज? किसने कहा किसान आंदोलन में पाकिस्तान की साजिश? जाट महापंचायत का आंदोलन को समर्थन सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती? किसान आंदोलन पर देखिए टॉप 9 खेती पर घमासान। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान आज सद्भावना दिवस मना रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान आज सद्भावना दिवस के जरिए शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसान संगठनों के नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस इस मोर्चे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा है कि 70 दिन में 70 झूठे आरोप लगा दिए, लेकिन किसान भाइयों की सच्चाई की वजह से एक भी आरोप साबित नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि हम किसान हैं, हम बैरियर तोड़ सकते हैं, लेकिन जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं वो हम कतई नहीं कर सकते। ये बात सारे किसान मिलकर सच साबित कर देंगे। हमारे पे कोई ऐसा वो नहीं है, हमारे पे तो एक आंदोलन का ही तो रास्ता है, शांति प्रिय आंदोलन। उसमें हम पिटन लग रही, हमारी बेइज्जती लग रही हो। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आने का सिलसिला जारी है। किसान एक बार फिर टेंट और ट्रॉली के साथ बॉर्डर पर जम गए हैं। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर में पुलिस की संख्या कम नजर आ रही है। संख्या बराबर आ रही, पीछे से आ रहे हैं सब। हाँ, लगातार बढ़ रहे हैं। 20 ट्रैक्टर और आ रहे हैं पीछे से। रैली नहीं, रेला बन का आ रहे हैं। और टिकैत भाई के साथ बिल्कुल छोटे से बड़े तब सब साथ हैं एकदम। कल दिल्ली सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर हुई पब्लिक और किसानों की झड़प पर पुलिस एक्टिव है। हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने अब तक 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलीपुर के एसएचओ पर तलवार से हमला करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब को अशांत करने की पाकिस्तानी साजिशों पर केंद्र सरकार को अलर्ट किया है। उन्होंने कहा कि अशांत पंजाब पाकिस्तान की नीतियों को सूट करता है। सीएम अमरिंदर ने कहा कि किसान आंदोलन की शुरुआत से ही पाकिस्तान सीमा पार से घुसपैठ की साजिशों में जुटा है। हरियाणा सरकार ने राज्य के 17 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई है। आज शाम 5 बजे तक अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कथैल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा में वॉइस कॉल्स छोड़कर इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। सोनीपत, पलवल और झज्जर में पहले ही इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों के किसान प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे, इसलिए उन्होंने सरकार से सभी प्रदर्शन स्थलों पर इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की है और कहा है कि इंटरनेट सेवा बहाल न होने पर वो इसका विरोध करेंगे। कल मुजफ्फरनगर में हुए जाट महापंचायत में किसानों का समर्थन करने का फैसला लिया गया। हजारों लोगों की इस महापंचायत में यूपी के अलावा हरियाणा से भी जाट समुदाय के लोग शामिल हुए। किसानों के समर्थन में जाट समुदाय का इस तरह उतरना सरकार के लिए नई चुनौती खड़ी करने वाला है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों से मिलने यूथ कांग्रेस के नेता पहुंचे। उन्होंने यहां किसानों का हाल जाना। देर रात पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने कहा, किसानों की मांग जब तक पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देश का पूरा खाना खिलाता है, आज वो लोग भूखे पड़े, पूरा देश का जनता यहाँ आके उनको मदद करने का काम करेगा। और कश्मीर में आतंक के खिलाफ कहां मिली बड़ी कामयाबी? बंगाल में जेएमएम की एंट्री पर क्यों बिफरी ममता बनर्जी? विलेज कुकिंग के शो में राहुल गांधी की बिरयानी का जायका इतना वायरल क्यों? राष्ट्र और राज्यों की खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके आदर्श लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। चुनावी हलचल के बीच 7 फरवरी को पीएम मोदी भी पश्चिम बंगाल दौरे पर होंगे। बंगाल के हल्दिया में पीएम मोदी तेल रिफाइनरी के नए संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल शेयर करेंगे। बंगी युद्ध में झारखंड के सीएम और जेएएम के कार्यकारी अध्यक्ष की एंट्री से नाराज हुई ममता बनर्जी। हेमंत सोरेन के झारखंड दौरे से कहा, सोरेन के राजनीतिक दौरे से आहत हूं। ममता ने सोरेन को अपने राज्य की देखभाल करने की सलाह दी।
ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा है। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले राजीव बनर्जी ने टीएमसी भी छोड़ दी है। राजीव ने सीएम ममता को चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद उनकी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। मिशन तमिलनाडु पर गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मीनाक्षी मंदिर में दर्शन पूजन किए। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी मंदिर अनादिकाल से देश की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का मूल रहा है। तमिलनाडु दौरे पर नड्डा इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति बना रहे हैं। इस बार राहुल गांधी का अंदाज कुछ अलग दिखाई दिया। राहुल गांधी मशहूर यूट्यूब फूड चैनल विलेज कुकिंग की पूरी टीम के साथ दिखाई दिए। विलेज कुकिंग की टीम ने बड़ी शिद्दत से उनके लिए मशरूम बिरयानी की रेसिपी तैयार की। राहुल गांधी ने इसके बाद जमीन पर बैठकर इस जायके का आनंद उठाया। I am happy to come here and try your food. पुलवामा के लेलहर इलाके में 2 आतंकियों ने पुलिस और एसएफ के सीनियर अधिकारियों के सामने 2 AK-47 राइफलों के साथ सरेंडर किया। मुठभेड़ में घायल हुए एक आतंकी को मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान इन आतंकियों को घेर लिया था, जिसके बाद आतंकियों को सरेंडर करना पड़ा। यूपी के मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह हादसा मुरादाबाद आगरा हाईवे पर कोहरे की वजह से हुआ। ज्यादा धुंध होने के कारण बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद सड़क पर हाहाकार मच गया। बिहार के खगड़िया में पुलिस ने हजारों लीटर अवैध शराब को नष्ट किया। छापेमारी में पुलिस ने खगड़िया के पसराहा, बेलदौर, महेशगूंड, गोगरी, चौथम से हजारों लीटर अवैध शराब जब्त की। बिहार में शराबबंदी लागू है, ऐसे में हजारों लीटर शराब अवैध तस्करी के जरिए खगड़िया लाई गई थी। और अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों लगाई फटकार? कोरोना से डरे पाकिस्तान ने किन देशों से आने वाले यात्रियों पर लगाई रोक? और WHO के खिलाफ चीन ने क्यों खोला मोर्चा? देखते हैं टॉप 9 चालबाज चीन पाक। अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा है कि वो पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे उमर सईद शेख और दूसरे आरोपियों के खिलाफ उसे केस चलाने की इजाजत दे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उमर सईद शेख को रिहा करने का आदेश दिया था। 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या हुई थी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से डेनियल पर्ल के हत्यारे उमर सईद शेख की रिहाई का आदेश आने के बाद दुनिया में हो रही किरकिरी से बचने के लिए अब पाकिस्तान में सिंध की सरकार ने कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। सिंध सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि उमर की रिहाई के फैसले में कई खामियां हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर 1 फरवरी को सुनवाई होगी। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया को एटम बम की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि वो किसी ऐसे करार का हिस्सा नहीं है जो परमाणु हथियार बनाने से रोकते हैं। पाकिस्तान ने धमकी दी है कि वो अपनी परमाणु ताकत को और मजबूत करेगा। दुनिया के कई देश आशंका जता चुके हैं कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकी संगठनों के हाथ लग सकते हैं। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी फायरिंग की गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भारत और पाकिस्तान में अगर सैन्य टकराव हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। गुटेरेस ने कहा कि ये जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आ जाएं। पाकिस्तान में चुनाव के दौरान विदेश से फंड लेने के आरोप में फंसे पीएम इमरान खान ने विपक्ष को चुनौती दी है कि वो साबित करें कि उन्हें विदेशी चंदा मिला है। अमेरिका ने कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग को 40,000 बैंक खातों की डिटेल दी है। विपक्ष 1,000 भी संदिग्ध खातों का खुलासा करे। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने में नाकाम रही इमरान सरकार अब कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ट्रैवल बैन लगा रही है। इमरान सरकार ने दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, ब्राजील, आयरलैंड, पुर्तगाल और नीदरलैंड से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी है। चीन में कोरोना संक्रमण की जांच करने पहुंची WHO की 13 वैज्ञानिकों की टीम उस मार्केट का दौरा कर रही है जहां कोरोना का पहला मरीज सामने आया था। चीन ने कहा कि वो WHO की टीम को सभी जरूरी जानकारी देगा। हालांकि WHO की टीम को चीन पहुंचते ही 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया था। WHO की जांच के बाद अब चीन दुनिया में कोरोना संक्रमण के लिए WHO को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है। चीन ने कहा कि WHO ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए दुनिया में इमरजेंसी घोषित करने में देर की। चीन ने WHO पर हालात से निपटने में नाकाम रहने का भी आरोप लगा दिया। और कहां ढेर हुआ ISIS का टॉप कमांडर? किस देश को मिलेंगे पुराने के बदले नए राफेल? और कैपिटल हिल हिंसा पर FBI ने किया कौन सा बड़ा खुलासा? बमबारी की बिसात से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 युद्ध का बिगुल। अमेरिका और इराक की ज्वाइंट मिलिट्री स्ट्राइक में IS के टॉप लीडर के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। किरकुक में हुए एयर स्ट्राइक में IS के 10 आतंकी मारे गए। इनमें IS लीडर अबू यासिर भी शामिल है। यह हमला बगदाद में IS के आतंकी हमले का बदला माना जा रहा है, जिसमें 32 लोगों की मौत हुई थी।
समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रूस इस साल 40 से ज्यादा शिप अपनी नौसेना में शामिल करेगा। रूस ब्लैक सी में अपनी नौसेना को और मजबूत करने के मिशन पर काम कर रहा है। ब्लैक सी में अमेरिका की मौजूदगी से रूस परेशान है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपील की है कि जेल में बंद विपक्ष के नेता अलेक्सी नवलिनी को रिहा किया जाए। बाइडेन के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति ने रूस से कहा है कि नवलिनी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अमेरिका की इस अपील से रूस के साथ उसके रिश्तों में और तल्खी आ सकती है। अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने में जुटे ग्रीस को बड़ी कामयाबी मिली है। फ्रांस की सरकार ने राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट को कहा है कि वो ग्रीस को बेचे गए पुराने 12 राफेल की जगह नए राफेल दे। ग्रीस ने फ्रांस से 18 राफेल खरीदने का समझौता किया है। पहले ग्रीस को 12 पुराने और 6 नए राफेल मिलने थे। अमेरिका और रूस के बीच हथियारों की होड़ रोकने के लिए न्यू स्टार्ट संधि को लेकर उम्मीद बढ़ गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यू स्टार्ट संधि पर साइन कर दिए हैं। दोनों देशों के बीच ये समझौता 5 फरवरी को खत्म हो रहा है। रूस को उम्मीद है कि अमेरिका भी जल्द ही इस समझौते पर सहमति जताएगा। 6 जनवरी को वाशिंगटन की कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा को लेकर जांच एजेंसी FBI ने नया खुलासा किया है। FBI के मुताबिक हिंसा के दौरान इस्तेमाल पाइप बम एक दिन पहले ही कैपिटल बिल्डिंग में प्लांट किए गए थे। 6 जनवरी को कांग्रेस की बैठक के दौरान ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग पर हमला किया था। सीरिया में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए अमेरिका हस्का में नया बेस बना रहा है। अमेरिका का कहना है कि वो आईसिस के आतंकियों से लड़ने के लिए सीरिया में अपनी सेना को और मजबूत करेगा। हालांकि सीरिया की असद सरकार और रूस ने कहा कि अमेरिका को अपने सैनिक वापस बुलाने चाहिए। अमेरिका के बाद अब इटली ने भी सऊदी अरब और UAE को झटका दिया है। इटली ने सऊदी अरब और UAE को हथियारों की सप्लाई रोक दी है। इटली ने कहा कि उसके हथियारों का इस्तेमाल दोनों देश यमन में कर रहे हैं। इटली ने सऊदी अरब और UAE पर यमन में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। यमन के स्वास्थ्य मंत्री ने सऊदी अरब पर संगीन आरोप लगाए हैं। ताहा मोटावकल ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब की बमबारी में यमन में अब तक 500 से ज्यादा अस्पताल तबाह हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यमन में गृह युद्ध में अब तक 43,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।